Hello everyone, welcome to my YouTube channel Simplifying UPSC with Ease with me Arpita Sharma, and today we are going to start with lecture number 2 Making of the Constitution. स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज पर। और आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2 जो कि है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अभी तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, राइट? आज हम शुरू करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड and from today we are going to start with the making of the constitution, how the constitution was made, how it came, right, how it emerged in our Indian history. हमारी हिस्ट्री में कैसे, हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री में, पॉलिटी बेस्ड हिस्ट्री में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, राइट? सो द क्लास पीडीएफ्स विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। क्लास पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, राइट? और अगर आपका कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि 30 मिनट्स के अंदर वो डाउट सॉल्व किया जाए, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेन वी टॉक अबाउट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कैसे तैयार हुआ, सो बेसिकली इट वाज इन 1934, इट वाज इन द ईयर 1934 that the idea of the Constituent Assembly for India was put forward. 1934 में एक आइडिया सामने रखा गया. This idea was put forward in 1934. Idea was of a Constituent Assembly. आइडिया किस चीज का था? Constituent Assembly के बारे में था. It was about the Constituent Assembly. It was put forward, यानी कि सामने रखा गया ये आइडिया. But who was the person who put forward this idea? The person was M.N. Roy. M.N. Roy के द्वारा Constituent Assembly की बात रखी गई सामने. He was a pioneer of communist movement in India. Radical democratism के एक कह सकते हैं आप इस फील्ड में, radical democratism के फील्ड में एक बहुत ही ज्यादा important personality थे M.N. Roy. Right? So he put forward the idea of a Constituent Assembly in 1934. And in 1934 में तो आइडिया सामने रखा गया. इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने 1935 में ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, CA कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्यों इन्होंने ये डिमांड रखी ब्रिटिशर्स के सामने? ताकि इंडिया के, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा सके, टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. सो इन 1934 द आइडिया वाज केप्ट फॉरवर्ड. 1934 में आइडिया रखा गया एंड इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स a constituent assembly to frame a constitution for India. भारत के संविधान को तैयार करने के लिए 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स के सामने अपनी ऑफिशियली डिमांड रखी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, राइट? एंड देन इन 1938, these years are very important. In 1938 Mr. Jawaharlal Nehru, on behalf of INC, on behalf of the Indian National Congress, on behalf of INC, he declared, he was a representative of INC, he declared that a constitution of free India, Constitution of free India must be framed विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस. 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया बनाया गया, रखा गया सामने. 1935 में ऑफिशियली डिमांड रखी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए. और 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर यह डिक्लेयर किया कि हमारे भारत का जो संविधान होगा वो इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा कि जो भारत के पक्ष में हो, भारत को बेनिफिट दे. सेकेंडली, भारत का जो संविधान होगा उसमें किसी बाहर के फोर्स का इंटरफेरेंस नहीं होगा. हम जब संविधान बनाएंगे हम किसी बाहरी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे. फर्स्ट थिंग विच वी स्टडीड इज दैट इन 1934 आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज केप्ट फॉरवर्ड बाय M.N. Roy. सेकेंड, 1935 INC ऑफिशियली डिमांडेड
the Constituent Assembly to make the Constitution for India. And in 1938, Jawaharlal Nehru, on the behalf of INC, said that our constitution will be framed but without any European interference. ब्रिटिशर्स को साफ साफ ये दर्शाया गया कि आपके इंटरफेरेंस के बिना हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना तैयार करेंगे. And finally this demand was accepted ड्यूरिंग दी ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940. ये जो डिमांड एक्सेप्ट की गई इसको ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940 का नाम दिया गया. दिस डिमांड वाज व्हेन इट वाज एक्सेप्टेड इट वाज नेम्ड एज ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940. So this is also important from history's perspective and polity's perspective. So for prelims this becomes very important. ये history और polity दोनों के perspective से काफी important है. ठीक है. So in 1942, after all this, in 1942, Sir Stafford Cripps, he came to India. अब ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर हुआ करते थे और 1942 में ये भारत आए. बट ही केम विद इंडिया नॉट एम्प्टी हैंडेड. ये खाली हाथ भारत नहीं आए. ही केम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रपोजल लेकर आए ये भारत. That proposal was that we are going to help you frame an independent constitution, but you can only adopt that independent constitution after World War II. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सर स्टैफर्ड क्रिप्स जब भारत आए वो एक प्रपोजल लेकर आए कि आप अपना इंडिपेंडेंट संविधान बना सकते हो बट उसको लागू कब किया जाएगा? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. वी ऑल नो दैट इन वर्ल्ड वॉर 2 यूके वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड, ब्रिटिशर्स वर इन्वॉल्व्ड, राइट? So that is why the Indian nationalists, the Indian leaders, they could not trust Britishers, right? So basically this Cripps proposal, it got rejected. So the Cripps proposal were rejected. This Cripps proposal was rejected by the Muslim League. Muslim League ने साफ इस Cripps proposal को reject कर दिया. Which wanted India to be divided into 2 autonomous states. अब मुस्लिम लीग चाहता था कि भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाए, राइट? एक तो मुस्लिम्स के लिए और बाकी हिंदूज के लिए. सो द मुस्लिम लीग वांटेड टू डिवाइड इंडिया इनटू 2 autonomous states with 2 separate constituent assemblies. That is why Muslim League rejected Cripps proposal, because in this proposal there was only one single constitution. इस प्रपोजल के हिसाब से एक ही संविधान आप बना सकते हो. अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोजल देयर वाज ओनली वन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन बी फ्रेम्ड, बट मुस्लिम लीग रिजेक्टेड इट. सो फाइनली अ कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया. फाइनली एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया. व्हाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 constituent assemblies, it put forth a scheme for the constituent assembly which more or less satisfied the Muslim League. So one by one we are going to understand now the composition of constituent assembly. अब हम क्या पढ़ेंगे? constituent assembly का composition किस तरीके से हुआ, बनावट किस तरीके से है, right? So the composition of the constituent assembly. Now when we talk about the composition of constituent assembly, here the constituent assembly also known as CA, right? Constituent assembly, it was constituted. कब इसको frame किया गया? When did it got constituted? So it was constituted in November 1946. November 1946 में इसको constitute किया गया, बनाया गया, तैयार किया गया, right? Under the scheme which was formulated by cabinet mission plan. Britishers they sent a cabinet mission plan, right? तो इसी मिशन प्लान के अंडर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नवंबर 46 में तैयार किया गया. सो व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द प्लान ऑफ द स्कीम? इस स्कीम के फीचर्स क्या थे? व्हाट वर द फीचर्स? लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन ईच एंड एवरी फीचर. द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर वाज that the total strength, the first very important feature was that the total strength of the constituent assembly was to be 389. constituent assembly की जो total strength होगी वो 389 seats की होगी, right? And out of these 389 seats, out of these total 389 seats, 296 seats will be allotted to, they were to be allotted to British India. ये दिए जाएगी ब्रिटिश इंडिया को. British India will be having 296 seats and 93 seats, जो 93 seats होंगी
these 93 seats which will be given to the princely states. ये किसको दी जाएंगी? princely states को. Okay, so 296 will be given to the British India, 93 seats will be given to the princely states. Out of these 296 seats, अब ये जो 296 seats है आपकी over here, 296 seats, out of this 296 seats, 292 members, जो 292 seats के जो members होंगे, 292 members were to be drawn from the 11 governors provinces and from and out of this 296 292 तो दिए जाएंगे, जो 292 members होंगे वो कहां से लिए जाएंगे? 11 governors के provinces से, और जो 4 होंगे 4 will be taken from the 4 chief commissioners provinces. So 292 members will be drawn from 11 governors provinces. ब्रिटिश गवर्नर जो 11 ब्रिटिश गवर्नर हैं उनके प्रोविंसेस में से 292 मेंबर्स लिए जाएंगे, और 4 जो हैं वो लिए जाएंगे 4 चीफ कमिश्नर्स के प्रोविंसेस से. जो ब्रिटिश चीफ कमिश्नर्स हैं उनकी 4 प्रोविंसेस में से एक एक मेंबर लिया जाएगा. राइट, सो टोटल बिकम्स 292 plus 4 296 seats. Okay, done everyone? So this is the first feature. The second important feature was that each province or princely state, each province and princely state or group of states in case of small states were to be allotted seats in proportion to their respective population. Population के proportion में ही, ratio में ही seats दी जाएंगी. So roughly over here, roughly 1 seat was to be allotted for every million population. This was the scenario. This was the feature. Now the next features are that each province and princely state were to be allotted seats in proportion to their respective population. Seats allocated to each British province were to be decided among 3 principal communities. हर ब्रिटिश प्रोविंस में जो सीट्स दी गई थी वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज आपस में डिसाइड करके फिर दी गई थी. वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज कौन है? मुस्लिम, सिख्स और जनरल. जनरल आर ऑल द पीपल एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स in proportion to their population. So these seats were decided among these 3 communities. And the representative of each community, Muslim, Sikhs and Journal, they were to be elected by members of that community. Muslim का जो representative होगा वो बाकी के जो Muslim members हैं वो decide करेंगे, right? Sikhs के जो leader होगा वो Sikh member जो है वो decide करेंगे. In the provincial legislative assembly, and voting was to be done by the method of proportional representation by means of single transferable vote, right? The representative of princely states were to be nominated by head of the princely state. Princely states के जो head हैं वो ही representative को nominate करेंगे. So these were the features. So as we all know that the constituent assembly was partly elected and partly nominated body. पार्टली तो इलेक्टेड बॉडी थी और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट के हेड होते थे वो रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट भी करते थे, right? Because the princely states, head of the princely states, they used to nominate also the representatives of their states. Now working of the constituent assembly. Basically the working started by the first meeting which was in 1946 on December 9. And it was attended by 211 members. तो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 से शुरू हुई, जब फर्स्ट मीटिंग हुई इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को, और इस मीटिंग को 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था एक्सेप्ट फॉर द मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग did not attend this particular meeting. They boycotted the meeting. Why? Because the Muslim League, it was insisting on a separate state of Pakistan. मुस्लिम लीग तो ये बोल रहे थे कि हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अभी नहीं चाहिए, हमें कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग नहीं कंडक्ट करनी, पहले तो हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान मिल जाएगा फिर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना लेंगे. सो मुस्लिम लीग वाज इंसिस्टिंग दैट वी डू नॉट वांट अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, वी वांट फर्स्ट सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री पाकिस्तान, देन वील फ्रेम आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. सो दे बॉयकॉटेड द मीटिंग.
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, he was the oldest member who attended this meeting. ये सबसे बूढ़े मेंबर थे, सबसे पुराने मेंबर थे, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे जिन्होंने ये मीटिंग अटेंड की थी. So he was elected as the temporary president of India. इन्हें टेम्पररी प्रेसिडेंट, इंडिया के टेम्पररी प्रेसिडेंट, सॉरी असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किया गया. So he was appointed as the temporary president of the assembly, constituent assembly. Then on December 11, 2 days after the first meeting in 1946 only, Dr. Rajendra Prasad and H.C. Mukherjee, they were elected as the president and vice president of assembly. 2 दिन बाद ही एक परमानेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट असेंबली के इलेक्ट किए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और H.C. मुखर्जी. And Sir B.N. Rao, he was appointed as the constitutional advisor to the assembly. Okay, so this was the working of Constituent Assembly. Now comes the objectives resolution. On December 13, 1946, Jawaharlal Nehru ji, he moved this resolution. He started this resolution, the very historic objective resolution. This is not only a part of polity but also a part of history, modern Indian history. ये सिर्फ पॉलिटी का ही पार्ट नहीं है, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस रेजोल्यूशन? द क्वेश्चन कैन बी द बेस्ट समरी ऑफ प्रिंसिपल्स दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट ब्रॉट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन which was moved by none other than Jawaharlal Nehru in 1946 examine. This question can be asked in GS paper 1 also and it can be asked in GS paper 2 also. Polity और history दोनों में ही ये question पूछा जा सकता है, right? And you have to answer this question in 200 words, that is approximately 1 page. आपको एक पेज में इस question को आंसर करना है. Now the question comes, what is objective resolution? आखिर ये है क्या? So this objective resolution which was moved by Pandit Jawaharlal Nehru, it consisted the philosophy of certain fundamental principles. तो इसमें कुछ फंडामेंटल, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे जिनको फिलोसफिकल मैनर में इस रेजोल्यूशन में डाला गया है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट philosophical principle which has been instituted in objective resolution is that India should be a democratic, sovereign and republic state. Basically इंडिया की पॉलिटी को डिफाइन किया गया है, right? So through these resolutions, Pandit Jawaharlal Nehru, he defined the philosophical aspect of India's polity. Second objective resolution was that it should also contain basic principles of federalism, यानी कि सभी states यूनिटी के साथ एक साथ एग्जिस्ट करेंगी एज अ क्लब टुगेदर. Okay, then third, people of India should enjoy basic liberties. जो basic rights हैं वो सभी को मिलेंगी, बेसिक जो आजादी है वो सभी को मिलेगी, such as freedom to express, freedom to form association, freedom to worship, etc. The other parts, principles of this particular resolution was that the country where minorities are provided constitutional safeguards, that country we have to, you can say, form, right? तो हमें एक ऐसे देश का निर्माण करना है जहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगी. वी हैव टू फॉर्मुलेट सच अ कंट्री, वी हैव टू फॉर्म सच अ कंट्री दैट वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, प्रोटेक्टिव मेजर्स विल बी गिवन टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, right? And the socially, economically, educationally backward classes will be promoted. They will not be discriminated.
To attain rightful and honored place in the world. In the world, we have to attain respect, honor, and also we have to contribute from ourselves to promote world peace and welfare of मैनकाइंड. तो हमें ऐसी अपनी जगह बनानी है कि पूरी दुनिया हमें रिस्पेक्ट की नजर से देखे, इज्जत दे, राइट. एक इज्जतदार हमें स्पेस बनानी है अपने लिए. और दूसरी हाथ पर हमें वर्ल्ड पीस को भी प्रमोट करना है. एंड टू मेक श्योर दैट ऑल द सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. किसी तरीके का भेदभाव ना हो हमारी कंट्री में. ओनली देन वी कैन बी रिस्पेक्टेड इन द वर्ल्ड. The representatives of the princely states who had stayed away from the Constituent Assembly, they gradually joined the Constituent Assembly. And on 28th April 1947, the representative of 6 states, they were also a part of the assembly. तो basically प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पीछे भागा करते थे, वो भी धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बनने लगे. और 28 अप्रैल 1947 तक 6 स्टेट्स के जो मेंबर्स थे वो असेंबली का पार्ट बन चुके थे. नाउ आफ्टर द माउंटबैटन प्लान ऑफ जून 3, 1947 वाज एक्सेप्टेड. जो पार्टीशन का प्लान था, जिसको हम क्या बोलते हैं, माउंटबैटन प्लान. द माउंटबैटन प्लान of June 3, 1947, when it was accepted, there were certain changes which were made in the Indian Independence Act. 1947 का changes in the Indian Independence Act of 1947 were made. Now what were the changes? There were 3 changes. 3 changes ही हुए थे, उससे ज़्यादा changes नहीं हुए थे. Only 3 changes were made. So let us understand these 3 changes in the Indian Independence Act. The first change in the Indian Independence Act, the first change which was made was that the assembly was now made fully sovereign body. That means that the assembly was empowered to abrogate or to alter any law made by the British Parliament in relation to India. Empowered to abrogate or to alter any law मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट. इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाया हो उसे कैंसिल भी कर सकती है अभी असेंबली, और उसको चेंज भी कर सकती है. इट कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड. ओके, नाउ कम्स द सेकंड चेंज व्हिच वाज मेड. द असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट वाज मेड और इट बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी. अब सेकंड जो भी लेजिस्लेशंस पास करने होंगे वो असेंबली ही करेगी, तो इसलिए उसको लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया. ऑल दी रूल्स, रेगुलेशन, लेजिस्लेशंस पर बी पास्ड बाय द असेंबली नाउ, right? Because it has been empowered, it is a sovereign body, so it was made a legislative body. So the 2 separate functions were assigned to the assembly. What were the 2 separate functions? First function was making of constitution for India. This was the first function. And enacting, second function was enacting ordinary laws, enacting the ordinary laws for the country. These were the 2 separate functions given to the assembly now. ये 2 functions थे जो अब इस legislative body, इस constituent assembly को दे दिए गए. And these 2 tasks will be performed, were to be performed on 2 separate days. अलग अलग days पे ये 2 काम होंगे. They will not be mixed. Okay. And what was the third change? The third change was that the Muslim League members withdrew from the Constituent Assembly. So consequently, the total strength of assembly came down to 299. पहले 389 थे, right? Strength 389 सीट्स थी. अब मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने विड्रू कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, तो स्ट्रेंथ हो गई 299. Okay? So these were the changes which were made in the Indian Independence Act of 1947. And finally, the Constitution was adopted on November 26, 1949. 1949 पे Constitution को, संविधान को adopt किया गया. And Dr. B.R. Ambedkar, he was the law minister. He piloted the draft Constitution in the Assembly. He took a very prominent part in the deliberations of the Assembly. And he was known for his logical, forceful and persuasive arguments on the floor of the Assembly. He is also recognized as the father of the Constitution of India. Okay.
So this was the making of the constitution. I hope you enjoyed the class. Do not forget to like the video, subscribe to the channel and share it as much as possible.